हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के 73वें सेशन के अंदर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का डेट है 27 अप्रैल 2020 और आज के दिन का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा वो सारा कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे उसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उसको भी हम लोग साथ ही साथ कवर करते चलेंगे। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आज के क्लास का पीडीएफ को प्राप्त करना, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के क्लास के अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सारा जो है आप इसको प्राप्त कर सकते हो। दूसरी बात ये, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य के रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए देने का बीमा देगी। ठीक है, आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुआ है और आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10 लाख रुपए। कितना? तो 10 लाख रुपए जो है हरियाणा सरकार जो है हर एक पत्रकार को देने की घोषणा की है, एक तरह से बीमा करने की घोषणा की है। अब देखो, यहाँ पर मैं और डिटेल्स से इसका आंसर जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला बात यहाँ पर बात हुआ है किसका? हरियाणा का। ठीक है, तो आपको पता है जैसा कि हरियाणा का आपके सीएम तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। ठीक है, और ये हरियाणा की राजधानी क्या है? तो हरियाणा की राजधानी जिस तरह से आप सभी को पता है कि चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता ये है कि चंडीगढ़ के आर्किटेक्चर का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, एक स्विस आर्किटेक्चर थे जिनका नाम था ली कार्बूसियर। फिर से बोलता हूँ, ली कार्बूसियर, जो कि एक स्विस आर्किटेक्चर थे। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनका नाम। अगला बात ये याद रखिएगा कि हरियाणा के अंदर में एक नदी है जो कि बहती है, उसका नाम है यमुना नदी, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है ये मुझे बताइए। तो जान लीजिए कि यमुना नदी का जो उद्गम होता है वो आपका उत्तराखंड के यमुनोत्री से जो है होता है। और आपको ये बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर मैंने चंडीगढ़ की बात की थी। ठीक है, हरियाणा की जो है राजधानी चंडीगढ़ है। तो आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा, ठीक है, पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों का जो उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट जो है कहाँ पड़ता है? तो आप सभी को मैं बता दूं कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अंदर में जो है इन तीनों के केसेस जो है पढ़ते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर में कोई भी केसेस है वो सारे के कहाँ आएंगे? तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर में आएंगे। ठीक है, और आपको ये भी मैं बता दूं कि इसका इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर चंडीगढ़ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके मुख्य न्यायाधीश जो हैं कौन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में अभी टाइप कीजिए। मैं 1 मिनट के बाद जो है, जैसे हम लोग अगले क्वेश्चन की इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, मतलब इसका जो आंसर क्लियर करते रहूँगा, लास्ट में जैसे ही खत्म करके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे मैं आपको आंसर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुरंत जो है अभी आप इसका रिप्लाई कीजिए। चलिए, देखिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो कि बीमा दिया गया है 10 लाख का। देखिए, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा में 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस का अभी टोटल संक्रमण की अगर हम लोग बात करें तो 23 अप्रैल को आपको 6 नए मामले मिले, जिससे कुल मिलाकर 270 तक पहुंच गया मामला। और कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसके साथ ही 10 लाख रुपए का बीमा जो है हर एक पत्रकार को देने की घोषणा की है। अब मैं आपको उसका आंसर बताता हूं दोस्तों। जो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों, जो कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इनके अंदर में जो केसेस आते हैं, आपको जैसा कि मैंने बोला कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर में आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, रविशंकर झा जो है इसके मुख्य न्यायाधीश है। क्या आपने सही बताया इसका आंसर? तो आप मुझे जरूर बताएं कि हाँ मैंने सही बताया। और वीडियो को अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। रविशंकर झा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि फिंच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020 से लेकर 2021 के सेशन में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आपका इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है
प्रतिशत, कितना, तो 0.8% फिंच रेटिंग ने अभी हाल ही में घटा करके कर दिया है। अब देखो, इसके बारे में डिटेल से जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि ये फिंच रेटिंग जो है कहाँ की एजेंसी है। तो आप याद रखिएगा कि ये एजेंसी आपकी अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है ये? तो अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो कि किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ जो है वो आपकी तय करती है या फिर एक तरह का अनुमान लगाती है। आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। जो केयर रेटिंग एजेंसी है, आप सॉरी केयर रेटिंग बोल रहा हूँ, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आपका, तीन सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सबसे पहला याद रखिएगा अब तो फिंच रेटिंग, जो कि अभी आपने बोला। फिर दूसरा याद रखिएगा आपका मूडीज, जो कि आप सभी को पता भी है, ठीक है। और तीसरा आप याद रखिएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। यहाँ पर मैं तीनों का तो नहीं, अगले क्वेश्चन के अंदर में पुअर्स एंड रेटिंग की, तो स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स की तो बात करने वाला हूँ। अभी मैं आपको फिंच रेटिंग और मूडीज के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर आई है फिंच रेटिंग। तो फिंच रेटिंग के बारे में आप याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे कभी पूछ ले बाई चांस कि फिंच रेटिंग का जो हेडक्वार्टर है कहाँ, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसके सीईओ कौन है फिंच रेटिंग के, तो आपको याद होना चाहिए कि टेलर, पाउल टेलर पूरा नाम है, ये सीईओ हैं फिंच रेटिंग के, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है दोस्तों, आप उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला बात तो आप ये याद रखिएगा कि ये अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। दूसरा बात ये याद रखिएगा, तीन इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो कि किसी भी देश की किसी भी देश की जीडीपी ग्रोथ जो है ये इसका अंदाज लगाता है, एक तरह से अनुमान लगाता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर 0.8% किसके अकॉर्डिंग है, तो ये फिंच रेटिंग के अकॉर्डिंग है भारत की जीडीपी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मूडीज़ के अकॉर्डिंग कितना है भारत का। तो मूडीज़ के अकॉर्डिंग 2020 से लेकर 2021 का जो आपका अनुमान है उसका उसका है 5% का अनुमान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं आपको इसके और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। जो फिंच रेटिंग के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, देखिए, कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ऐसा किया गया है कि फिंच रेटिंग ने कहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रहेगी, जबकि बीते वर्ष में इन्होंने बोला था कि 4.9% रहने वाली है, ठीक है, जो कि अनुमानित था। और अभी जो है इसको किसके कारण, तो कोरोना वायरस महामारी के कारण 0.8% पे गिरा के, या फिर एक तरह से कह सकते हो कि डिक्रीज करके कर दिया है। अब देखो, 2021 से लेकर 2022 तक इन्होंने ये भी अंदाजा लगाया है कि इसकी जो विकास दर होगी, डेवलपमेंट रेट होगा, वो आपका 6.7% होने वाला है या फिर होने का उम्मीद है। और वहीं 2022 कैलेंडर वर्ष के अंतिम तिमाही तक जो है ये कहा जा रहा है कि ग्रोथ 1.4% तक पहुंचने की उम्मीद है। ये सारी बातें आपको फिंच रेटिंग के थ्रू कही गई है, क्रेडिट रेटिंग के थ्रू कही गई है। आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। जो जो मैंने आपको शुरू से अंत तक बताया, ये सारा कुछ आपको याद होना ही चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो है, आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है मुझे यहाँ पर याद आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए, मैंने हाल ही में करंट अफेयर्स के सेशंस के अंदर में ये बताया था आपको कि इंडिया के अंदर में केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। किसके? तो केयर रेटिंग के, ठीक है, केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ बनाए गए। किसको बनाया गया? तो याद रखिएगा कि अजय महाजन जी को केयर रेटिंग के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डीबीटी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बोला जाता है, ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका डी यानी कि 3 रहने वाला है। 3 ऐसे कंपनियां हैं जिसको चुना गया है डीबीटी के थ्रू, जिसके अंदर में पैसा मुहैया कराया जाएगा, कुछ मतलब कि पैसे दिए जाएंगे। किसके लिए? तो कोविड-19 के टीके को डेवलप करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है किसका? तो डीबीटी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, सॉरी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। अब देखो, यहाँ पर इसके सेक्रेटरी कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आप सभी को जिस तरह से पता है कि सेक्रेटरी इसके कौन है, तो डॉक्टर रेणु स्वरूप जो है इसके सेक्रेटरी हैं, आपको याद होना चाहिए अगर नहीं पता है तो। अब देखो, इसके एफिलिएशन कहाँ से मिला है इसको डीबीटी का, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इसको एफिलिएशन प्राप्त है। अब मुझे ये बताइए कि ये इस मिनिस्ट्री यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कौन है आपके मिनिस्टर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया आपको, याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हुए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है सिर्फ और सिर्फ इसी मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं है मिनिस्टर, आपको याद रखना है
कि आपका अर्थ विज्ञान डे यानी फिर अर्थ साइंस, सॉरी अर्थ डे बोल रहा हूँ, अर्थ साइंस के भी जो है आपके मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य और जो आपका मतलब कि हेल्थ मिनिस्टर भी वही है, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब पूरा अगर हिंदी में बोला जाता है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्री, ठीक है, ये बोले जाते हैं। तो आप याद रखिएगा इन तीनों के ये मिनिस्टर है कौन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी। अच्छा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो है इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि चांदनी चौक जो है इनका, चांदनी चौक जो है इनका क्या है, संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप याद रखिएगा। अच्छा, अब डीबीटी जो है यहाँ पर, डीबीटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1986 के अंदर में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो बात हुई है 3 कंपनी है, वो 3 कंपनियाँ कौन सी है, अब मैं आपको वो सब बताता हूँ। देखो जो 3 कंपनी है वो है, पहला आपको कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, दूसरा है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, और तीसरा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखो ये तीनों कंपनी को पैसा मुहैया कराया जाएगा किसके लिए, तो कोविड-19 के टीके के डेवलपमेंट के लिए। अब देखो डीबीटी ने कोविड-19 के टीके के डेवलप के लिए जो है ये पैसा मुहैया कराने वाली है, और इसके अलावा उसे जांच और इलाज के तरीके निकालने के लिए 13 अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मैंने जितने भी इनसे रिलेटेड चीज़ें बताई हैं आपको डीबीटी से, आपको सारी कुछ याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टीका बनाने के लिए मुहैया करा रही है पैसा 3 कंपनी को। ये 3 कंपनी का भी नाम याद रखिएगा, कैडिला, दूसरा है आपका भारत बायोटेक, और तीसरा है आपका सीरम इंस्टीट्यूट। ये तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, ठीक है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, और इसका सही आंसर बी यानी कि आंध्र प्रदेश होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हुई है, सबसे पहले मैं बता दूं कि गोदावरी नदी का। अब गोदावरी नदी की बात हुई है तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। याद रखिए कि गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो महाराष्ट्र के नासिक के पास से होता है, ठीक है। किसका उद्गम, तो गोदावरी नदी का उद्गम, ठीक है। अब देखो अब ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि आंध्र प्रदेश यहाँ पर आई है, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर आया तो 3 नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहला गोदावरी, दूसरा कावेरी, और तीसरा कृष्णा। आपको ये तीनों का उद्गम बहुत जरूरी है याद रखना। देखो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया गोदावरी का नासिक महाराष्ट्र के बगल से होता है आपका, और अगला है आपका कावेरी। कावेरी का आप याद रखिएगा कि ब्रह्मागिरी श्रृंखला से जो है इसका उद्गम होता है कावेरी का। कृष्णा का याद रखिएगा कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर जो है आपका प्लेट्यूज, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं और भी डिटेल में बात करूंगा इसके, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार है, इसके अंदर में भी ट्राइब्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले उससे पहले जो है मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पर इससे रिलेटेड। किस चीज़ से रिलेटेड, तो यहाँ पर जो गोदावरी नदी के घाटी के पास जो आदिवासी रहते हैं उससे रिलेटेड जो है क्या इंपॉर्टेंट बात हुई है, जिसके कारण याचिका दायर किया गया। तो देखो याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहाँ आदिवासी आबादी निवास करते हैं, वहाँ आपको पोलवरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत भी है ये। तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से ढालों से निकलती है, ये बात भी यहाँ लिख दिया गया है। और इसकी लंबाई करीबन कितना है, तो 1500 किलोमीटर की लंबाई है। ये भी अगर आप चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ ट्राइब्स के बारे में लिखा है। देखो सबसे पहला ट्राइब्स जो है आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है वो है अंध। क्या नाम है, अंध, ठीक है। अंध तो याद भी रहेगा, आंध्र प्रदेश से ही बना हुआ है तो अंध याद रहेगा। दूसरा ये आपको ये याद रखना है कॉन्ड्रेडिस। क्या नाम रखना है याद, कॉन्ड्रेडिस। कॉन्ड्रेडिस जो ट्राइब्स है ये भी आपको आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर में याद रखिएगा ट्राइब्स नाम है भोटिया। क्या नाम है, भोटिया। तो याद रखना है आपको कि भोटिया ट्राइब्स कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है। अगला है आपको बिहार के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, वो है आपका बतूदी। क्या है, बाथुदी। तो याद रखिए कि बाथुदी ट्राइब्स कहाँ है, तो बिहार के अंदर में है, और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आप मुझे ये बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है।
जिस तरह से आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। इसका फॉर्मेशन 1953 के अंदर में हुआ था, जो कि एक सबसे पहला राज्य था। किसके अलॉन्ग में किसके बेसिस पे इसको बांटा गया था, जो कि सबसे पहला था लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है। इसके आपके राज्यपाल कौन है, तो हरिचंदन जी इसके राज्यपाल हैं, जबकि जगमोहन रेड्डी जो है मुख्यमंत्री हैं किसके, तो आंध्र प्रदेश के। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगला आपको यहाँ पर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। तो उत्तर प्रदेश का जिस तरह से आप सभी को पता है कि इसकी राजधानी लखनऊ है। 1950 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और जबकि आदित्य योगीनाथ जो है यहाँ के मुख्यमंत्री और आनंदीबेन पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल होने वाले हैं। आपको याद रखना ये सारे कुछ। अगला है यहाँ पर बिहार। हाँ, बिहार है। चलिए बिहार मुझे बताओ। तो बिहार का आप सभी को जिस तरह से पता है कि इसकी राजधानी पटना है। 1912 के अंदर, मैंने बार बार बताया आपको कि बिहार की राजधानी पटना है, और इसका फॉर्मेशन 1912 के अंदर में हुआ है। फागू चौहान जी जो है यहाँ के मौजूदा राज्यपाल हैं, जबकि नीतीश कुमार जो है यहाँ के मौजूदा क्या है, मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर ऑप्शन में शायद एक और था, देख लेते हैं। हाँ, तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु का मुझे बताइए कि तमिलनाडु की जो है आपकी राजधानी क्या है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। कितना में, तो 1950 में। 1953 में आपका सबसे पहला भाषा के अलॉन्ग जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया आंध्र प्रदेश को, और 1950 को आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसको, तेलंगाना को, ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, तमिलनाडु को, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब इसके आपको याद रखना गवर्नर कौन है। जिस तरह से आप सभी को पता, पुरोहित जो है इसके गवर्नर है, जबकि पलनीस्वामी जो है मुख्यमंत्री हैं। आपको ये सारे कुछ याद रखना है। तेलंगाना में बीच बीच में बोल रहा हूँ, तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। तेलंगाना का मुझे बताओ कि राजधानी क्या है। हैदराबाद राजधानी है। 2014 के अंदर में ये जो है आपको अलग किया गया है, ठीक है। और आपको याद रखना है तेलंगाना के अंदर में आपको क्या है, हाई कोर्ट जो है नया बनाया गया। कब बनाया गया ये मुझे बताओ। तो 2019 के अंदर में है नया हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है। तेलंगाना के जो आपके ये हैं राज्यपाल हैं, कौन है मुझे बताइए। तो सुंदराजन जो है यहाँ के राज्यपाल है, जबकि चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो आपको याद रखना है जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, चाहे वो ट्राइब्स हो, चाहे वो आपको नदी के बारे में बताया हो, चाहे मैंने आपको राजधानी या फिर उसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हो, या फिर उसके राज्यपाल जो भी चीज़ें बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 3 क्रेडिट रेटिंग के बारे में। एक बताया था मूडीज, दूसरा बताया था मैंने फिंच, और तीसरा बताया था स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स। तो ये रहा स्टैंडर्ड्स पुअर्स। इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत विकास दर निम्न में से कितना प्रतिशत रहने वाला है, किसका अनुमान है। आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, और बिल्कुल सही आंसर 1.8% रहने वाला है। कितना, तो 1.8। फिंच के अकॉर्डिंग कितना रहने वाला था, तो 0.8%। मूडीज के अकॉर्डिंग कितना रहने वाला था, तो 5%, ठीक है। और उसके बाद आपका वैश्विक रेटिंग, उसके बाद फिर आपका किसके अकॉर्डिंग, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अकॉर्डिंग कितना रहने वाला है, तो 1.8%। तो इतना सारा चीज़ें जो है आपको याद रखनी, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों में से। चलिए, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर। देखो, रेटिंग एजेंसी जो आपका स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, अभी हाल ही में 2021 के अकॉर्डिंग जो है आपका जीडीपी ग्रोथ बताया है, जो कि कितना बताया है, 1.8%, जो कि पहले कितना था, 3.5% था, जो कि अब घटाकर 1.8% कर दिया गया। एजेंसी ने ये भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस प्रकोप का चरम जो है अभी भारत के अंदर में उस तरह से नहीं पहुंचा है, लेकिन कई अन्य देशों की तुलना में थोड़ा देर के बाद जो है इस यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। तो इसलिए फिर भी जो है यहाँ पर 1.8% जो है यहाँ पर जीडीपी रखा गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया मूडीज़ का। मूडीज़ अकॉर्डिंग टू मूडीज़ जो है 2.5% है, ठीक है, जो कि घटा कर किया गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर है 25 अप्रैल। कितना, तो 25 अप्रैल जो है आपको विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इस बार की थीम क्या है। तो इस बार की थीम है आपका जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। आपको ये भी पता होना चाहिए 2019 की थीम क्या है। तो यही था गाइस, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यही 2019 की भी थीम थी, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मलेरिया जो रोग है, ये आपका कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आपको याद रखना, नाइजीरिया जो है अफ्रीका की है आपका वहाँ पर आप याद रखिएगा कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपका मलेरिया का रोगी जो है पाए जाते हैं। आपको ये याद रखना है कि भारत के अंदर में
2030 तक जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ से मतलब कि भारत से उन्मूलन कर दिया जाएगा किसका, तो मलेरिया का। और याद रखिएगा 2027 तक पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और 2027 तक आपका किसका, तो पूर्ण रूप से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखो ये था आपका एक डे वाला क्वेश्चन। डे वाला क्वेश्चन है तो आपको ये क्या बताना है, तो जितने भी अप्रैल के अंदर में इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिवाइज कीजिए। सबसे पहला 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को आप याद रखिए कि फुल डेज उत्थान दिवस या फिर आपको उड़ीसा डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। 4 अप्रैल को कौन सा डे करते हैं ऑब्जर्व, तो याद रखिएगा माइन अवेयरनेस, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस के रूप में जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 5 अप्रैल को आपको पता है नेशनल मरीन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 7 अप्रैल को पता है कि आपको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। 10 अप्रैल को पता है आपको कि हेमोपैथी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आपका आता है 11 अप्रैल, कितना, तो 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को आपको पता है कि मदरहुड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, नेशनल मदरहुड डे के रूप में, ठीक है, जो कि कस्तूरबा गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर किया जाता था। फिर आपको ये बताइए मुझे 13 अप्रैल को कौन सा डे के रूप में ऑब्जर्व करता है, तो 13 अप्रैल को याद रखिएगा जालियांवाला बाग जो है आपका डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है 17 अप्रैल, कितना, 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आता है आपका 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आपको वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आता है आपका 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है आपका 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज़ आप इसको याद रखिएगा। अगला है आपका 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को आप याद रखिए कि वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। क्लियर, चलिए अब ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन। आपको इसका जवाब हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे BWF के IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं और आप इसका सही जवाब आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है इसे ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको हमारे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।